के बारे में ये कहा जाता है दरअसल कि सीट ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बाहरियों को भी पूरा मौका दिया। और अगर इस बार की बात की जाए तो लगातार बीजेपी की ओर से प्रचार किया जा रहा है। हालांकि 1991 के बाद से अगर एक दो बार के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बार बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा रहा है। और अगर बीते कुछ चुनाव की बात की जाए तो चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, दोनों ही बार मोदी लहर में जो बीजेपी के प्रत्याशी है बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे चुनाव जीते हैं। अब इस बार कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, कौन कौन यहाँ पे समीकरण बनाने का प्रयास कर बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि कांग्रेस की ओर से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में है। हालांकि ये लड़ाई दो लोगों के बीच में ज्यादातर दिखाई दे रही है, लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प बनाया है निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने। इस बार भी दरअसल जेपी नड्डा ने जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया है, रोड शो किया है, भारी भीड़ उमड़ पड़ी इस रोड शो में। और लगातार जो दावा है बीजेपी का वो ये है कि देवभूमि में जो 5 सीटें हैं वो यहाँ पे बीजेपी अपने कब्जे में करने में सफलता हासिल करेगी। हालांकि एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो हरिद्वार सीट है ये परसिमन की बात से बहुत बदल गई, जो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू वोटर्स मैक्सिमम है, लिहाजा बीजेपी के लिए यहाँ पे कंफर्ट जोन दिखाई देता है। लेकिन इस बीच क्या कहता है यहाँ पे समीकरण दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहां बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर दांव लगाया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से हरिद्वार को काफी अहम माना जाता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो हरिद्वार की सियासी हवा का असर बाकी की 4 सीटों पर जरूर पड़ता है। मां गंगा और हरिद्वार की जनता जिस भी पार्टी को आशीर्वाद दे देती है, उसके लिए अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल उधम सिंह नगर जीतना आसान हो जाता है। हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ के बूथ कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान से लगे हैं। कार्यकर्ताओं को मोदी की गारंटी और विकास योजनाओं पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि हरिद्वार में कार्यकर्ता अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। सब सीटें उत्तराखंड की जीत रहे हैं और भारी भरकम वोटों से जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में क्या, मोदी जी के और भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है। तन मन धन से हमारे त्रिवेंद्र जी के साथ हैं और उन्हें वोट देकर विजय बनाएंगे। 19 तारीख का चुनाव हो, पहला बटन कमल के फूल का दबेगा। मोदी और त्रिवेंद्र की दोनों के साथ हैं हम। लोकसभा हरिद्वार 4 लाख पार जीत रहे हैं इस बार। 1977 में वजूद में आई इस लोकसभा सीट का राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रहता है। पिछले 10 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यहां से 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 4 पर जीत हासिल हुई। जातीय समीकरण की बात करें तो दलित और मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट की 60% आबादी गाँव में रहती है, जबकि 40% आबादी शहरी है। सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग का वोटर है, जो करीब 40% है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी तादाद भी करीब 25% है। बीजेपी राम नाम के रथ पर सवार है, वहीं धारा 370 और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे बीजेपी को माइलेज दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार एक बार फिर हरिद्वार पर कब्जे का दावा ठोक रही है। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे और मोदी की गारंटी के साथ जनता के बीच है। उसे जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। शायद यही सपोर्ट कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चिंता का सबब भी है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि हरीश रावत को पार्टी में जीत की भूख खत्म होती दिख रही है। हमको जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है, जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं कांग्रेसी दिग्गज पार्टी ऑफिस के बाहर नहीं आ पाए हैं। वहीं पुराने साथी लगातार हाथ छोड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि चुनावों से पहले ही हरिद्वार सीट के नतीजे नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखा आपने किस तरीके से धर्मनगरी में बीजेपी की ओर से प्रयास दरअसल ये है कि 5 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। अब सीधे रुक करते हैं बिहार का, जहाँ से जुड़ गए हमारे साथ अनूप बताएंगे आपको बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताऊं, मैं बिहार के कटिहार में हूं और कटिहार सीमांचल के जो बड़े लोकसभा क्षेत्र उनमें से एक है। कटिहार चारों तरफ से नदियों से घिरा है, तो जाहिर तौर पर यहां कटाव का दंश भी है। अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तारिक अनवर या फिर कांग्रेस का यह पूरा गढ़ रहा है। सीताराम केसरी भी यहां से आते थे और तारिक अनवर 12 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 13वीं बार एक बार फिर कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि यहां मोदी लहर पर सवार होकर दुलाल चंद्र गोस्वामी, जो जेडीयू के पिछली बार सांसद थे, वो एनडीए से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मेरी वारंटी है, इसीलिए वो चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते और बताते हैं क्या कुछ इस वक्त समीकरण चल रहा है कटिहार में। पांच नदियों के किनारे बसे बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर फाइट टाइट है। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवारों के बीच है। कटिहार पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बसा है, सीमांचल इलाका है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर तारिक अनवर प्रत्याशी हैं, तो एनडीए से दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं। कहा जाता है कटिहार की धरती जो है राजनीतिक उर्वरा से परिपूर्ण है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मुकाबला किसके किसके बीच है और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही। सीधा मुकाबला बात करें तो दर्जनों कैंडिडेट हैं, लेकिन मुकाबला तारिक अनवर जो इंडी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस उम्मीदवार, और जो दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं जो जेडीयू के पहले सांसद थे और इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके बीच मुकाबला है। कटिहार में पिक्चर लगभग 2019 के चुनाव जैसी है। पिछली बार के चुनाव में भी मुकाबला तारिक अनवर वर्सेस दुलाल चंद्र गोस्वामी था। बीजेपी के दुलाल चंद्र ने तारिक अनवर को लगभग 55,000 वोटों से हरा दिया था। इस बार दोनों दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ से अगर जीतने की किसी की संभावना है तो वो मेरी है, और इसीलिए पार्टी ने मुझे एक बार फिर मौका दिया है। 400 पार का जो नारा दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये अब की बार एनडीए 400 पार, वो 400 पार होगा। कटिहार लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ये सीट एक समय में कांग्रेस का गढ़ थी, मगर बीते 2.5 दशक से इस सीट पर एनडीए का दबदबा देखा गया है। बीजेपी के निखिल चौधरी लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे। कटिहार में जीत उसी की होती है जो जातिगत समीकरण में बिल्कुल फिट बैठ पाता है। यानी मुस्लिम आबादी को जिसने साध लिया या फिर मुस्लिम के साथ जिसने हिंदू वोटर्स को साध लिया, जीत उसकी ही होती है। पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार तारिक अनवर आखिरी बार चुनाव लड़ने के नाम पर अपने जातिगत समीकरण को फिट करने की तैयारी में है। तो जो जाति को यहाँ फिट बिठाएगा, जीत उसी की होगी। कटिहार में लहलहाते खेत, आम के बागान, मखाने के पत्ते से पटा पोखर दिखता है। इस उद्योग विहीन इलाके को मेहनतकश किसानों और मजदूरों ने एक अलग मुकाम दिया है। तभी तो चाहे कांग्रेस हो या एनडीए के प्रत्याशी, दोनों ने हमारे सहयोगी अनूप से खास बातचीत में किसानों को आगे बढ़ाने का दावा किया। हम लोगों के वक्त में यहाँ जूट मिल चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग का शासन खत्म हुआ 2014 में, जूट मिल बंद कर दी गई। तो आज उद्योग के नाम पर कटिहार में कुछ भी नहीं है, ये दुखद है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में कि कटिहार में पूंजी निवेश हो, यहाँ उद्योग लगे, कृषि पर आधारित उद्योग लगे। जनता ने मूड बना लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, किसान कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे रोड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, रेल का, एयरपोर्ट का। अनूप से बातचीत के दौरान दुलाल चंद्र ने उन दिनों का जिक्र किया जब उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रिक्शा तक चलाया। एक कहानी आपने जिक्र किया था ऑटो वाले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। पीएम टू एमपी सिर्फ शब्द का हेरफेर है। आपने ऑटो चलाया अपने शुरुआती दौर में, ये भी सच है? सच है कि हमारे
बहुत फ्लड आया तो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, खेती की दृष्टि पूरा शुद्ध हो गया। तो कुछ वर्षों के लिए पटना के साथ